नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और आपके साथ मैं हूं हिमांशु शेखर। कार्यक्रम है फ्लैशबैक। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो झारखंड की राजनीति में एक जाना माना नाम है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी की, जो कि प्यार से जिन्हें लोग सीपी सिंह के नाम से भी जानते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम में इनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राजनीति के इतने लंबे सफर को आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, जब मैं अपने गांव से जी पढ़ने के लिए रांची आया और 8वीं कक्षा में एडमिशन कराया, तो 9वीं कक्षा में जब मैं गया जी तो 69 में चुनाव हुआ था। तो जब गांव में था तो उस समय दिया छाप, जनसंघ का दिया छाप हुआ करता था, तो उसका बड़ा बोलबाला था। एक प्रभाव मुझे वहीं से पड़ा और 68 में मैं आरएसएस की शाखा में जाना शुरू किया। तो स्वाभाविक था कि जनसंघ दिया छाप के प्रति हमारे मन के अंदर एक अच्छा भाव था, उसके प्रति आकर्षण था। और फिर मैं 9वीं कक्षा से ही बूथ पर बैठना शुरू किया और ये क्रम चला। बहत्तर में मैं मैट्रिक पास किया। जब कॉलेज में गया जी तो 73 में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना और लगातार उसमें काम करता रहा। विभिन्न पदों पर मैंने काम किया और उसी क्रम में 74 में छात्र आंदोलन हुआ। छात्र आंदोलन में मैं रहा और इमरजेंसी लगी। 76 में मैं जेल चला गया। मैं बीकॉम का फाइनल ईयर का विद्यार्थी था, परीक्षा था, लेकिन जेल में रहने के कारण मुझे अनुमति नहीं मिली जेल से परीक्षा लिखने का। मैंने आवेदन दिया था वीसी को, उसमें एक धाम वीसी हुआ करते थे जी तो उन्होंने परीक्षा देने की अनुमति नहीं दिया। जब तो चाहते तो दे सकते थे, कई उदाहरण ऐसे हैं। तो फिर मैं परीक्षा नहीं दे सका, 1 साल मेरा बर्बाद हुआ। फिर मेरा ट्रांसफर हजारीबाग जेल हो गया, फिर हजारीबाग जेल में रहा, फिर वहां से बेल हुआ तो मैं छूटा। एक क्रम लगातार चलता रहा। उसके बाद मैं, उस समय जनता पार्टी थी, उस समय जनता युवा मोर्चा का मैं पदाधिकारी के रूप में काम किया और जब 80 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो मैं भी मुंबई गया था और उस समय से लगातार एक क्रम चलता रहा। पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में संगठन में जिम्मेवारी निभाता रहा और उस समय हमारे प्रोफेसर ननी गोपाल मित्रा थे, विधायक हुआ करते थे, 77 में विधायक हुए। फिर एक क्रम आगे बढ़ता रहा। फिर 1990 में गुलशन लाल लजवानी को टिकट मिल गया, वो चुनाव जीते। फिर 1995 में माननीय यशवंत सिन्हा जी को टिकट मिला। उनसे मेरा कोई परिचय नहीं था। फिर उन्होंने मुझे अपना इलेक्शन एजेंट बनाया। 2 महीना तक मैं चुनाव में लगा रहा और फिर जब उन्होंने रिजाइन किया तो 96 में मुझे टिकट मिला और 96 से लगातार मैं रांची की जनता की सेवा कर रहा हूं। हमारे बहुत सारे दर्शक आपको व्यक्तिगत रूप में जानते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम दर्शकों को आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहेंगे। देखिए, फैमिली बैकग्राउंड का जहां तक सवाल है, तो जहां तक मेरी जानकारी है, जो मुझे याद आ, कि हम लोग पलामू में किसान परिवार था। तो मेरे पिताजी की नौकरी वन विभाग में हुई, फॉरेस्ट गार्ड के रूप में, और रांची में ही वो थे। तो हमारे जो महिला चचा थे वे रांची बहुत पहले आ गए थे, 1943-44 में। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई नौकरी में क्या रखा है, क्या मिलता है,
आ जाओ रांची और आकर ठेकेदारी करो। तो फिर मेरे पिताजी ने ठेकेदारी करना शुरू किया। तो मैं रांची आता जाता था क्योंकि मेरे माताजी पिताजी रांची में रहते थे और मैं गांव में पढ़ाई किया। 7वीं तक मैंने गांव में रहा क्योंकि हमारी चाची लोग भरा पूरा परिवार था जी। मेरे दादाजी थे, दादाजी 2 भाई थे, उनका भी परिवार एक ही आंगन में हम लोग थे। तो 7वीं तक मैंने वहां पढ़ाई किया और मेरे पिताजी माताजी रांची में रहते थे। मेरे पिताजी कॉन्ट्रैक्टर थे और इस प्रकार से पिताजी बहुत दिनों तक कॉन्ट्रैक्टर का काम किया। उसके बाद उन्होंने फिर छोड़ दिया और गांव पर फिर रहने लगे, गांव पर खेती बाड़ी कराने लगे। फिर बाद में मैंने उनको कहा कि आप अकेले गांव में माँ के साथ रहते हैं तो आप छोड़िए, वहां बटैया लगा करके रांची ही आ जाइए। तो फिर पिताजी माताजी को लेकर रांची आ गए और उसके बाद रांची में ही रहने लगे। यही बैकग्राउंड है मेरा। जैसा कि हमें जानकारी है कि 1982 में आपने कानून की डिग्री हासिल की और 2 साल तक वकालत भी की। बावजूद इसके राजनीति में आना कैसे हुआ? नहीं, देखिए, मैं कानून की डिग्री हासिल की और रेगुलर कोई मैं वकालत नहीं किया। जी। सच्चाई यही है कि मैं कोई रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं रहा। लेकिन राजनीति में आने का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? राजनीति में तो मैं 69 में आ गया था जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। लेकिन मैं वकालत इसलिए पास किया कि मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं वकील बनूं। मेरी इच्छा थी कि मैं लेक्चरर बनूं, प्रोफेसर बनूं। संयोग ऐसा बैठा कि मैं लेक्चरर नहीं बन पाया, इसलिए कि मेरा 1 साल जब गतिरोध हो गया तो फिर 1 साल के बाद मैं फिर बीकॉम का एग्जाम दिया, पास किया। तो मैंने सोचा कि दादाजी के सपना को पूरा करना है, तो दादाजी के सपना को पूरा करने के लिए मैंने वकालत की पढ़ाई की। वकालत पास भी किया और मैंने बिहार से बार का लाइसेंस भी लिया। इसी बीच क्या हुआ, राजनीति से फुर्सत ही नहीं मिलता था। सुबह से मैं शाम तक उसी में लगा रहता था। तो अब क्या है कि राजनीति में एक बार जब आप चले जाए तो छूटता नहीं है। यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति में आपने किसे अपना आदर्श माना और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं? देखिए, आदर्श के रूप में यदि आप देखेंगे तो सर्वदेव अटल बिहारी वाजपेयी को ही मैंने आदर्श मानकर मैंने आगे बढ़ने का काम किया है। आप रांची विधानसभा सीट से लगातार 1996 से लेकर 2024 तक विधायक चुने गए। ये अनुभव आपका कैसा रहा? देखिए, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था तो मैं क्षेत्र में घूमता था और अपेक्षाएं बहुत होती हैं। जब चुनाव में मैं घूम रहा था तो कोई कहता था पहले चापानल गड़वाइए तब वोट देंगे, कोई बोलता था कुआं कटवाइए तब वोट देंगे, ये काम कीजिए तब वोट देंगे। यानी लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं और चुनाव के समय जी मैंने किसी को ये वायदा नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि राजनीति में झूठे वायदे लोग करते हैं और पूरे नहीं करते। तो मैं वायदे सिर्फ एक ही वायदा किया और वायदा नहीं किया बल्कि विश्वास दिलाया कि भैया ये काम तो चुनाव में नहीं हो पाएगा, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन मैंने एक विश्वास दिलाया और विश्वास था कि मैं आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा। और इसी विश्वास को लेकर आज भी मैं उसी विश्वास को लेकर चल रहा हूं कि भैया 24 घंटे, आप 12 बजे रात को फोन करो, सीपी सिंह उठाएगा। अब 12 बजे याद करो कि भाई यहाँ आपको आना है 12 बजे रात को, 2 बजे रात को, सीपी सिंह 2 बजे रात को आप तक के घर तक पहुंचेगा। और यही वजह है कि आज तक
पिछले 7 बार की बात करें तो जनता का भरपूर प्यार और स्नेह आपके साथ मिलता हाँ, रहा। बिल्कुल यही मामला है। देखिए कि जनता को क्या चाहिए, देखिए जनता की हर अपेक्षा को आप पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल। और यदि कोई बोलता है तो गलत बोलता है, झूठ बोलता है। चूंकि क्या है कि इतनी तरह की अपेक्षाएं, मैं सुबह से लोगों के साथ मिल रहा हूँ, अलग अलग। अब लोग आ रहे हैं कि भाई सड़क बना दो, नाली बना दो, तो अभी फंड ही नहीं है। तो मैं एप्लीकेशन रख ले रहा हूँ कि भाई फंड आएगा उसके बाद मैं देखूंगा उस चीज को। उसी प्रकार कोई नौकरी के लिए आता है, कोई किस काम के लिए आता है, कोई जमीन जायदाद का झंझट में आता है, तो ये सब के चीजों को मैं कैसे पूरा। हाँ, लेकिन एक चीज है, मैं जो जेन्युइन होता है उसके लिए प्रयास करता हूँ। यहाँ आपसे एक बात की जिक्र करना चाहूंगा कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपके एक प्रयास को पुरस्कार भी दिया गया है। वो प्रकरण क्या था, वो बताएंगे हमारे तमाम दर्शकों को। जब मैं मंत्री बन गया तो स्वाभाविक है, मंत्री बनने के बाद कुछ एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। उसको बोझ नहीं कहेंगे, जिम्मेवारी हो जाती है जी। तो मैंने देखा कि एक विधायक के रूप में मैं जो जिम्मेवारी निभाता हूं उसको भी करना है। जब विधायक हूं तब मंत्री बना हूं, फिर मंत्री के रूप में जो सरकार में जिम्मेवारी है उसको भी करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसा चीज किया जाए जिससे जनता का भी काम हो जाए और मैं सरकारी काम को भी बेहतर ढंग से कर सकूं। तो मैंने एक जन सेवा नाम का पोर्टल खोला और वहां पर बकायदा लोग बैठते थे। उसके अंतर्गत ये था कि आप उस नंबर पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अपनी शिकायतों को वहां दर्ज कराएंगे और फिर वहां से वो आपकी शिकायत संबंधित विभाग तक जाएगी और उसका समाधान होगा। 95% उसका सक्सेस रेट रहा। 95%। 5% में वही मामले थे जो जमीन जायदाद के उलझे हुए मामले थे, जो कोर्ट कचहरी का मामला था, वही अनसुलझा रह गया। बाद बाकी कहीं फोन आता था कि हमारा देखिए नाली साफ नहीं हो रहा है, कहीं आता था कि हमारा वेपर लाइट जल नहीं रहा है, कहीं होता था कि पानी नहीं आ रहा है, बड़े ऐसे तमाम चीजें आती थी। तो ये सब सारा चीज हमारा वहां से तुरंत सोल्व होता था और यही कारण है कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2019 में मुझे लेने का काम किया। तो मैं तो बहुत आभारी हूँ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड को कि उसने इसको देखा और उसको स्टडी किया और स्टडी करने के बाद मान्यता दी। मुझे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दिया। मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में चढ़ा। ये जनसेवा के कारण संभव। जाहिर सी बात है, ये हमारे राज्य और रांची जिले के लिए खासकर गर्व की बात है। यहाँ पर एक पर्सनल सवाल आपसे करना चाहूंगा कि राजदूत के समय की राजनीति और वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर की राजनीति में कितना फर्क आप महसूस करते हैं? देखिए, ये तो समय समय की बात है। एक जमाना ये था कि पार्टी ने मुझे एचडी मोटरसाइकिल दी थी। पार्टी में 2 एचडी मोटरसाइकिल थी, एक मुझे थी, एक लाल राजेंद्र नाथ साहब को दी गई थी और उसी से मैं पूरा जिला, उसमें रांची जिला में खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा सब होते थे। 43 प्रखंड होते थे संगठन की दृष्टि से। तो उन 43 प्रखंडों का दौरा मैं उसी राजदूत एचडी मोटरसाइकिल से करता था और तेल भराने के पैसे नहीं होते थे जी। टायर में समझिए कि गेटस लगा हुआ रहता था, फिर भी मैं उसी पर किसी से मांग करके तो तेल भरवाते थे, चलते थे। उस समय पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन जज्बा भरपूर हुआ करता था। उस समय जज्बा क्या, मैं तो उस मोटरसाइकिल से आप समझ लिए कि गोलबा से भी आगे कुरकेला तक मैं गया हूँ। उड़ीसा बॉर्डर
मुझे इच्छा है कि भाई उड़ीसा प्रदेश कैसा है जरा देखें, तो बगल में उड़ीसा में घुसकर चाय भी पिया। उसी मोटरसाइकिल से मैं पूरा घूम करके संगठन का कार्य करता था। फिर बाद में मोटरसाइकिल खराब हो गई, चलने लायक बिल्कुल नहीं रही, तो फिर मैंने 1990 में राजदूत मोटरसाइकिल लिया और फिर उस पर लगातार मैं चलता रहा। और अभी बता दूं कि चुनाव जीतने के बाद भी मैं 16 महीने तक उसी राजदूत मोटरसाइकिल से काम करता था। मैं चलाता था, बॉडीगार्ड पीछे बैठता था, अच्छे मैं घूमता था, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र बहुत छोटा है तो मैं घूम लेता था। आज के समय की, आज के दौर की अगर बात करें तो राजनीति एक समाज सेवा न रह के पेशा बन गई है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए क्या है ना, समय बदलता रहता है और आजकल सिर्फ राजनीति को ये कहना है कि पेशा बन गया है, ये गलत होगा। जो जिस चीज में है सारा का सारा आज व्यापार हो गया, पेशा हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई ऐसा क्षेत्र हो, डॉक्टर है, वो सेवा क्या है, सेवा का भाव कहाँ है, वही पैसा है, पैसा कमाना है। वकील है, पैसा कमाना। कोई ऐसा क्षेत्र आप देख लीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि इसी समाज से राजनीति में भी तो लोग आ रहे हैं ना। जब इसी समाज से आ रहे हैं और जब अपेक्षाएं बढ़ेगी लोगों की, किसी विधायक से, सांसद से, मंत्री से यदि अपेक्षाएं बढ़ेंगी तो स्वाभाविक है कि वो अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए तरह तरह के लोग काम करेंगे। तभी तो लोगों के अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। ये अलग विषय, कोई किसी के अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता, एक व्यक्ति नहीं उतर सकता है। जनता की इतनी अपेक्षाएं हैं, आप उसको पूरा कर नहीं सकते भाई। और झूठ बोलोगे तो अगला चुनाव में उसका नतीजा भुगतना होगा। मैं यही काम नहीं किया, मैं स्पष्टवादी हूं और मुझे गर्व है कि मैं स्पष्ट बोलता हूं। फिलहाल आप राजनीति के शिखर पर हैं, क्या मन में अभी भी कुछ नहीं हासिल कर पाने का मलाल है? अरे देखिए, मलाल तो जिंदगी भर रहता है भैया। देखो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं कोई हिमालय में के गोद में बैठा हुआ, गुफाओं कंदराओं में बैठा हुआ कोई सन्यासी नहीं हूँ जिसकी इच्छा सिर्फ परमात्मा से मिलने का है। भाई स्वाभाविक है, राजनीतिक क्षेत्र में मैं चाहता हूं कि मैं विधायक तो स्पीकर बना, मैं मंत्री बना, तो स्वाभाविक है मन के अंदर क्यों नहीं उठेगी कि भाई हमने क्या कमी है तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूं। लेकिन जनादेश बनेगा, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहिए, तब तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे। हम भी चाहते हैं सांसद बने, हम भी चाहते हैं दिल्ली जाए। भाई मन के अंदर तो मन है ना, मन तो बड़ा तीव्र गति से चलता है ना। अभी बैठे हैं अमेरिका का फ्लोरिडा के बारे में आप सोच सकते हैं, शिकागो में क्या हो रहा है वो सोच सकते हैं। तो ये मन है, लेकिन इस पर नियंत्रण करना भी जरूरी है। और नियंत्रण नहीं करिए, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में बोलता हूँ, महत्वाकांक्षा होना जरूरी है। महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो कोई काम नहीं होगा, लेकिन अति महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, वो घातक हो सकता है। वो घातक होता ही है। तो मैं कहता हूं कि अपने मन पर इच्छाएं पालना अच्छी बात है, खराब बात मैं नहीं मानता, लेकिन उस पर नियंत्रण, इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सबसे अच्छी बात है। हाल के दिनों में विधानसभा सत्र चल रहा है और इस बीच कई बार देखा गया है कि सत्र के दौरान माननीयों के बीच में आपसी टकराव की स्थिति पैदा हुई है। ऐसे में ये कितना तर्कसंगत लगता है आपके दृष्टिकोण से? क्या है कि विधानसभा है, विधानसभा के अंदर आपस में विधायकों में, एक ही दल के लोगों में, एक ही गठबंधन के लोगों में कई कई बातें आती हैं और ये स्वाभाविक है। कोई, मैं इसे बहुत बड़ा इश्यू नहीं मानता, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। भाई विचारों का अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग दल होते हैं, तो विचार भी अलग अलग होते हैं। तो कोई, हर व्यक्ति चाहता है कि अपनी विद्वता को वहां बताएं और उसी विद्वता बताने के चक्कर में ये सब चीजें होती हैं। बताना चाहिए, इसमें कोई गलत भी नहीं है,
लेकिन उसकी भी लिमिट होनी चाहिए। लिमिट पार कर जाएंगे तो टकराव स्वाभाविक है। क्योंकि राज्य की जनता भी इसे देख रही है, देश की जनता देख रही है, तो ऐसा आचरण जनप्रतिनिधियों को शोभा देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं देता। देखिए, आदर्श स्थिति तो ये है कि आचरण बिल्कुल नहीं शोभा देता। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक हमारे विधानसभा में ही एक विधायकों का एक प्रशिक्षण शिविर रखा गया था जी। और उसमें भी मुझे एक सत्र मुझे लेना था, तो मैंने एक वहां उदाहरण रखा। और उदाहरण क्या रखा? बिहार से मैंने प्रारंभ किया कि जब बिहार में हम लोग गए तो नए विधायक थे जी। तो अपने सीनियर्स को देखते थे, विपक्ष में थे कि भाई किस प्रकार से वहां पर सदन के अंदर टेबल पर चढ़कर और हंगामा करते थे, पत्रकार लोगों की तरफ देखते थे, ऊपर चेहरा दिखाते थे कि भाई पहचान लो मैं टेबल पर चढ़ा हूं और नारे लगा रहा हूं। तो यहाँ भी होता है ना, यहाँ भी मैं देखता हूँ कि लोग भाषण दे रहे हैं, भाषण देकर उधर चेहरा भी दिखाते हैं। अब होता क्या है, तो मैंने एक उदाहरण दिया है कि भाई एक यदि विधायक मर्यादित रूप से बैठकर पीछे यदि कुछ न बोले, उसका अखबार में एक लाइन छपता है क्या? पिछले 5 वर्षों की अगर बात करें तो राज्य में निकाय चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण शहरी सरकार की जो विकास की गाथा है वो नहीं लिखी जा रही है। ऐसे में सरकार के इस भावना को किस तरह देखते हैं? सरकार की मंशा सिर्फ व सिर्फ स्वयं सत्ता का स्वाद का आस्वादन करना है। भाई नगर निकाय हमारी तीसरी सरकार होती है और रांची में अप्रैल महीना आने वाला है जी। तो 2 साल हो जाएगा, 2 साल से चुनाव नहीं हुआ। अब देखिए इसके कारण क्या हो रहे हैं? कारण है कि शहर में रहने वाले लोग परेशान हैं और हम विधायकों का भार बढ़ गया है। अब यदि रिकमेंडेशन करना है आधार कार्ड पर तो पहले जाकर के पार्षद से करा लेते थे, अब वो सीधे आ रहे हैं हमारे पास। कहीं नली जाम है तो फोन आता है विधायक के पास, कहीं सफाई नहीं हुआ है फोन आता है विधायक के पास, पानी नहीं आया है तो आता है विधायक के पास। यानी विधायक के ऊपर बर्डन बढ़ गया। पार्षद रहते थे तो मोहल्लों की समस्याओं का समाधान उनके स्तर से हो जाता था। दूसरी बात, चुनाव नहीं होने के कारण सरकार को जो केंद्रांश मिलता है जी, वो नहीं मिल रहा है और वो नहीं मिल रहा है तो विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। ये तो राज्य सरकार को दिखना चाहिए ना, भाई आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे? चुनाव कराने से डरते क्यों? भाई नगर निकाय चुनाव होना चाहिए। 2 साल हो गया। इसके पहले आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव तो भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2 बार उसका एक्सटेंशन हुआ और 2 बार एक्सटेंशन ऐसे मुफ्त में नहीं हुआ, 2 बार एक्सटेंशन हुआ। उसके लिए एक एक मुखिया जी से हजारों रुपए वसूले गए। मैं तो विधानसभा के अंदर जोड़कर बताया था कि भाई इसमें इतने करोड़ रुपए वसूले गए तब जाकर उनको एक्सटेंशन मिला। तो भाई सरकार में सिर्फ पैसा और पैसे की बात होती है। हाउ टू अर्न मनी, एनी हाउ अर्न मनी, ये स्थिति है। जैसा आपने पंचायत चुनाव की अभी बात की कि ऐसा ऐसा हुआ तो ये एक्सटेंशन मिला, तो क्या यह हम माने कि निकाय चुनाव में भी ऐसी ही स्थिति कुछ बन रही है? नहीं, निकाय चुनाव में अभी तक पैसा वाली बात नहीं है, मेरे दिमाग में आया भी नहीं है, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। देखिए एक बात बता रहा, कहीं कुछ होता है ना तो जानकारी तो मुझे मिल जाती है। हमारा दरवाजा खुला है तो हमारे यहाँ एक भिखारी से लेकर बड़ा लोग तो चर्चाएं होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे आए कोई स्लिप सिस्टम है, नहीं है भैया, ओपन है सबके लिए, कोई आइए मिलिए जाइए। जिनका काम होने लायक रहता है काम कर देते हैं, नहीं होने लायक रहते हैं तो उनको सजेस्ट करते हैं कि भैया ये काम होने लायक नहीं है,
इस पर दिमाग मत लगाओ, किसी दलाल के चक्कर में मत फंसो। मैं ये भी राय दे देता हूँ, आपने बोला ना प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस, लॉ का प्रैक्टिस मैं यहाँ करता हूँ बैठ के, बिना फी वाला प्रैक्टिस करूँ मैं सुझाव भी देता हूँ, उनका केस देखता हूँ, केस स्टडी करता हूँ, क्योंकि पढ़ा हूँ तो मुझे जानकारी भी है कौन सी धारा है, इस धारा में क्या कहता है। तो कई लोगों को बताता हूँ कि जो आपके ऊपर इस केस में धारा लगाया गया है, ये धारा जानबूझ करके थाना द्वारा लगाया ताकि आपसे मुद्दा मोचन कर सके। तो मैं उनको ये भी बताता हूँ कि भाई वकील के पास जाओ। वकील, कई बार क्या लोग है, कोई हमारे पास आ जाता है वकील से लेकर के, लेकिन हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया लेकिन एंड कार्रवाई नहीं हुआ। मैं कहा जरा देखे, मैं कुछ नहीं करता हूँ, लास्ट पेज पढ़ता हूँ, सबसे लास्ट पैराग्राफ, उसी में सारा सार रहता है पूरे केस का। मैं कहता हूँ अरे भैया ये तो भेग जजमेंट है, कहाँ क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है। अब उसमें लिखता है कि भाई संबंधित अधिकारी के पास जाकर के आप प्रेस्टेशन दें। अरे भाई जो अधिकारी उनको हटाया है फिर आप उन्हीं को कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं तो क्या जाएगा। आपको तो क्लियर कट देना चाहिए ना कि हाँ इनको रखा जाए या नहीं रखा जाए, लेकिन आप भेज दे देता है। अब आप लेके वकील साहब समझा देते हैं, लेके विधायक के पास, सांसद के पास, मंत्री के पास घूमता रहता है बेचारा। इनको भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि भाई देखो इंग्लिश में ये लिखा है, हिंदी में इसका अर्थ ये होता है। तो मैं वो भी काम करता हूँ। समय का इशारा ये कह रहा है कि हमारे कार्यक्रम का वक्त अब समाप्ति की ओर चल पड़ा है, तो आपसे चलते चलते एक अहम सवाल करना चाहूंगा कि सीपी सिंह जी अगर राजनीति में नहीं होते तो कहाँ होते? मैं भी सोचता हूँ। देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, नियति जो होता है ना वो तय है, कोई माने या न माने, सारी चीजें पहले से तय रहती है और उसी तय के अनुसार आप चलते हैं। आपके सोचने से कुछ नहीं होता है, सोचता तो बहुत कुछ है, होता कहाँ। मैं कभी सोचा था क्या मैं कभी विधायक बनूंगा? मैं तो बताया ना कि मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं लॉयर बनूं जी। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था मेरी इच्छा थी कि मैं भी लेक्चरर बनूं, मैं भी इसी प्रकार से जाऊं और पढ़ाऊं, लेकिन न लेक्चरर बन सका और ना होल टाइम प्रैक्टिशनर वकील बन सका। नियति थी कि मुझे राजनीति में आना था, विधायक बनना था, स्पीकर बनना था, मंत्री बनना था, मैं हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि भाई ये नियति तय करती है, हमारे आपकी इच्छाओं के कारण नहीं। सीपी सिंह जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी, इतनी ढेर सारी जानकारियां हमारे तमाम दर्शकों के साथ साझा की आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व नगर विकास मंत्री और वर्तमान के लोकप्रिय रांची विधायक सीपी सिंह जी। तो इस तरह आप हमारे कार्यक्रम को लगातार देखते रहिए। हमारे हर एपिसोड में अलग अलग क्षेत्र से जुड़े मेहमान आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए TV45। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।